सो अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आजकल चलता है लाइक इंडिया वर्सेस यूएसए इज $1 इज इक्वल टू ₹70 राइट नाउ, ये किस बेसिस पे बनता है और इसके पीछे की डिटर्मिनेशन की कहानी क्या है। तो आज की वीडियो में उसी चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे ऑन फॉरेन एक्सचेंज का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड वी आर डूइंग फॉरेक्स का चैप्टर जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज है दूसरी कंट्री की करेंसी और इसको डिटर्मिन करने के ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3 मेथड्स रहे हैं। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम जहां पर हमने गोल्ड रिजर्व सिस्टम और ब्रेटन वुड्स किया जो कि अब इज नो लॉन्गर इन यूज, राइट। और फिर दूसरा सिस्टम विच इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिर इसके बाद करेंगे मैनेज फ्लोट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो आजकल चलता है वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज द रेट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब मार्केट फोर्सेस पे बात छोड़ दी गई है। जब भी शब्द मार्केट फोर्सेस आता है तो उसका मतलब है हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो सिंपल लॉजिक जैसा आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है, राइट। सिमिलरली जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत है और डिमांड बहुत कम है तो रेट कम हो जाता है। बस ठीक सेम लॉजिक फॉरेन एक्सचेंज की जोड़ तोड़ पर भी है। व्हेन अ पर्टिकुलर करेंसीज डिमांड इज मच मोर देन इट्स सप्लाई तो उसका रेट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जब किसी करेंसी की वैल्यू मतलब किसी करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है इन कंपैरिजन तो रेट घट जाते हैं। हमने पहले भी किया है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का और फॉरेन एक्सचेंज का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर रेट बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई और रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, राइट। अब फंडा ये है विच लाइक द स्टेप नंबर 1 ऑफ दिस मेथड इज कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तुम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किन हालातों में, किन सिचुएशंस में होती है, क्यों करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड, और सप्लाई किस तरीके से आती है फॉरेन एक्सचेंज की। ओके, तो आज की वीडियो में स्टेप नंबर 1 ही समझेंगे कि सोर्सेज या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है और सोर्सेज या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, सोर्सेज ऑफ डिमांड को तुमने ऐसे देखना है। तुम इंडिया में बैठे हो, वाई विल यू डिमांड फॉरेन एक्सचेंज सिटिंग इन इंडिया? क्यों चाहिए तुमको फॉरेन एक्सचेंज? क्या करना है तुमको? ये वो कारण है जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज को कोई भी डिमांड करेगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए क्या है? करेंसी ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो पहला, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। keep on thinking, okay? When we are importing foreign goods, we have to pay back in foreign exchange. मैंने यूएस से कोई चीज़ मंगवाई तो यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने जापान से कोई चीज़ मंगाई तो आई विल हैव टू पे बैक इन जापानीज येन, राइट। तो येन और डॉलर में तुम तो पे नहीं करोगे, कौन पे करेगा? तुम इंडियन रुपीज़ में पे करोगे, वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई उसकी कन्वर्टेबिलिटी करेगा और वो येन या डॉलर में आगे जाएगा। सो कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब इंडिया मतलब आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, ऑल ऑफ यू इन टोटलिटी वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, you are demanding that US dollar or that Japanese yen because you want to import foreign goods. तो जैसे जैसे imports बढ़ेंगे वैसे वैसे उस particular currency की डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? ओके। सेकेंड, टूरिज्म टू अब्रॉड। आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है? यू टेक इंडियन रुपीज विद यू, यू कन्वर्ट इट। या तो तुम इंडिया में ही उसे कन्वर्ट करके जाते हो या वहां जाते ही उसे उस करेंसी में कन्वर्ट करते हो, राइट। बिकॉज बाहर वाली कंट्री में अपनी करेंसी चलेगी नहीं। तो व्हेन लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग टू, फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका एंड यू वुड नीड साउथ अफ्रीकन करेंसी, तो ऑब्वियसली तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज टूरिज्म टू अब्रॉड, आप बाहर जा रहे हैं। सो व्हेनेवर किसी कंट्री से लोग किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। तो मान लो अगर टूरिज्म बहुत है इंडिया की तरफ तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज मोर एंड मोर पीपल वांट इंडियन करेंसी। ओके। थर्ड, रेमिटेंसेज बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। अब ये भी समझो, रेमिटेंसेज क्या होता था, याद है ना? ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, पैसे यहाँ कमा रहा है लेकिन फिर अपने घर वालों को पैसे भेजता है, जैसे कि हमारे साथ होता है, हमारे बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं फिर वहां से वो यहाँ पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस। तो ये जो फॉरेनर इंडिया में कमा रहा है वो तो कमा रहा है इंडियन रुपीज में,
लेकिन जब रेमिटेंस करेगा तो कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी ना, उसको अपनी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन अगर फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंसेस करे फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, तब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। वी विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स। कई कंट्रीज के साथ हमारा अरेंजमेंट ऐसा होता है कि अगर हम इंटरेस्ट या लोन रीपे करेंगे तो उनकी करेंसी में ही करेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट लेट्स से इंडिया हैज टू रीपे लोन टू यूके, तो यूके कहता है कि मुझे तो पाउंड्स में ही प्रीपेमेंट करो, तो इंडिया विल डिमांड पाउंड्स। अब इंडिया के पास पाउंड्स हैं या नहीं है, या वो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से खरीदे, वो बात अलग है। लेकिन वो पेमेंट अगर उसको पाउंड्स में करनी है तो इट विल डिमांड, इंडिया विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज ऑफ पाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर्स। ये भी फंडा होता है। कई बार हम किसी कंट्री को लोन देते हैं, वो भी उनकी, कई बार इट्स अ चॉइस, कई बार अगर किसी कंट्री को हम लोन दे रहे हैं, लेट्स से वी गिविंग लोन टू मॉरिशियस, तो हम मॉरिशियन करेंसी में वो लोन देंगे, इसलिए हमें वो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू ROW, मतलब अगर आप ग्रांट दे रहे हैं, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, तो उनकी करेंसी में देना है तो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड होगी। एंड फाइनली स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग? पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया था। स्पेक्यूलेशन का सीधा फंडा है, कोई भी चीज सस्ते में खरीदो और जब वो महंगी हो जाए उसके रेट, तो उसे महंगे पे बेच दो, जो बीच का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट। अब स्टॉक मार्केट में बहुत स्पेक्यूलेशन होती है, मतलब स्पेक्यूलेशन इज लीगल, सट्टेबाजी नहीं है स्पेक्यूलेशन। कई बच्चे बोल देते हैं इट्स बेटिंग, इट्स सट्टेबाजी। नो, सट्टेबाजी इज अ प्योर गैम्बल एंड दैट इज व्हाई इट्स इलीगल। स्पेक्यूलेशन इज एनालिसिस ड्रिवन। आप ऐਵੇਂ ही नहीं अपने मन मर्जी से कर रहे हैं कि आज इसका रेट घट गया, कल बढ़ जाएगा, चलो बेच दें। नो, यू आर फॉलोइंग ट्रेंड्स। आप दिमाग लगा रहे हैं, एनालिसिस लगा रहे हैं, और आपको लगा कि कोई फॉरेन एक्सचेंज का रेट फिलहाल सस्ता है लेकिन कल को ये महंगी हो जाएगी, सो लेट मी बाय। जैसे चीजें खरीदते हैं ना, वैसे फॉरेन एक्सचेंज भी खरीदते हैं, खरीद के रख लेते हैं, कल को इसका रेट बढ़ेगा तो हम इसको बेच देंगे। ये जो गेम है ऑफ बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई इज नोन एज स्पेक्यूलेशन। फॉर प्रॉफिट ऑब्वियसली इट इज डन। तो अगर आप इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, अगर आप स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आप डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंजेस को डिमांड करेंगे, क्योंकि आपका काम ही यही है। तुम्हें लग रहा है कि यूएस डॉलर का रेट अभी तो कम है, कल बढ़ेगा, तो तुम यूएस डॉलर को डिमांड करोगे, खरीद के अपने पास रख लोगे। तुम्हें लगेगा कि रशियन रूबल अभी सस्ता है, कल को महंगा हो जाएगा, तो तुम रशियन रूबल खरीद के अपने पास रख लोगे, राइट? सो नटशेल में क्या सीन है, कोई भी कंट्री, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया सिंस वी आर इन इंडिया, बट एनी कंट्री will demand foreign exchange for majorly these reasons. Okay, now that explains, अब ध्यान से सुनो, that explains कि यूएसए की करेंसी इतनी स्ट्रांग क्यों है। करते जाते हैं बात। यूएस की करेंसी स्ट्रांग होने का एक मेजर रीजन इंपोर्ट्स। दुनिया की सारी कंट्रीज यूएसए से इंपोर्ट करती हैं, दैट्स अ मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप, तो यूएसए की करेंसी डिमांड होती है। सेकेंड, टूरिज्म बहुत है यूएसए की तरफ, बहुत लोग जाते हैं, घूमना चाहते हैं, जो नहीं गए जाना चाहते हैं। सेटलमेंट बहुत है, रेमिटेंसेस बहुत होती हैं उस तरफ। उसके बाद इंटरेस्ट एंड लोन्स रीपे करने होते हैं। यूएस में यूनाइटेड नेशंस हैं, यूएस में ही सारी चीज़ें हैं। यूएस गवर्नमेंट कई कंट्रीज को हेल्प करती है, तो रीपेमेंट करनी है तो उनकी करेंसी चाहिए। ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं तो उनकी करेंसी चाहिए। और स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में यूएस डॉलर सबसे तगड़ा चलता है, तो उसकी करेंसी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वन मोर थिंग, एक और चीज़ का ध्यान रखना है तुमने। इंटरनेशनल करेंसी राइट नाउ इज यूएस डॉलर। बहुत कंट्रीज अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के टर्म्स में इवैल्यूएट करती हैं। इनफैक्ट कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कहती हैं हमें तो पेमेंट जी यूएस डॉलर में दो। मान लो इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया कह रहा है मुझे इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे यूएस डॉलर में पेमेंट चाहिए। तो मरता क्या ना करता, ऑयल तो चाहिए, तो इंडिया विल कन्वर्ट इट्स इंडियन रुपीज इनटू यूएस डॉलर्स एंड देन पे टू अरेबिया। Now that is what happens in a lot of countries. इसी चक्कर में यूएस डॉलर की वैल्यू इस समय इतनी स्ट्रांग है। इसीलिए क्यों, सिंपल लॉजिक है यार, दुनिया इज डिमांडिंग यूएस डॉलर फॉर एनी वन ऑफ दीज रीजंस और मोर देन दैट ऑल्सो मैनी पॉलिटिकल रीजंस। तुम्हारे IMF ये सब सारे यूएस डॉलर्स में डोनेशंस भी उसी में जाती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजंस भी यूएस डॉलर में होते हैं, इसीलिए यूएस डॉलर को इतना ज़्यादा डिमांड किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ग्रेट। अब रही बात कि यूएस डॉलर की सप्लाई, यूएस डॉलर की सप्लाई है यूएस सेंट्रल बैंक के हाथ में, एंड ऑब्वियसली प्रोबेबली वो उतना सप्लाई नहीं क्रिएट करते, इसीलिए यूएस डॉलर की वैल्यू इतनी स्ट्रांग है दुनिया में। ओके, ऑलराइट। अब आओ उल्टी साइड पे। अब तुम इंडियन हो, तुमने डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की इन कारणों से, तुम्हारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रही है? What are the sources or determinants of supply into the country? कैसे आ रही है फॉरेन एक्सचेंज? तो पहला, एक्सपोर्ट्स। हम जब भी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, क्योंकि हमें पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल रही है। मैं क्यों कह रही हूँ
कि कैसे आएगी फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो इन योर माइंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिमांड का मतलब है आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, किस सिचुएशन में आप फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करेंगे. और सप्लाई का मतलब है आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है. तो पहला पॉइंट एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगी. सेकेंड, टूरिज्म फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के बंदे आएंगे देश में तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे. दे विल कम अलॉन्ग विद देम, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे, पहले अपनी करेंसी लाएंगे, तो आ गई ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज. तीसरा, इंडियंस जो बाहर बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, वो तो यूएस डॉलर या कैनेडियन डॉलर में पैसे भेजते हैं ना, तो फॉरेन एक्सचेंज आ गई. FDI by MNCs, अगेन MNCs इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू द कंट्री. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपको पता है, अपने साथ पैसे लेकर आती हैं, विच इज फॉरेन करेंसी, देयरफॉर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई. परचेज ऑफ शेयर्स, अगर कोई बाहर की कंपनी हमारी किसी कंपनी के शेयर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो ऑब्वियसली दे विल डू इट इन देयर ओन करेंसी, सो दैट्स द सप्लाई सोर्स, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है. डिपॉजिट्स बाय NRIs, NRIs आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंडियंस हैं बट यहाँ नहीं रहते, बट उन्होंने एक अकाउंट खुलवाया है यहाँ पर और उसमें वो पैसे जमा कर रहे हैं. अब वो यूएस में बंदा बैठा है, वो तो नहीं इंडियन रुपीस ट्रांसफर कर सकता, वो तो यूएस डॉलर ट्रांसफर करेगा. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लो उसका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके उसके इंडियन अकाउंट में डाल देगा. तो यानी यूएस डॉलर आने का एक तगड़ा सोर्स है NRIs, जो अपने डिपॉजिट यहाँ पे क्रिएट करते हैं. ओके, फाइनली ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी IMF हमें कोई ग्रांट दे रहा है या हमें वर्ल्ड बैंक कोई ग्रांट दे रहा है, सो वो भी फॉरेन एक्सचेंज में आता है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स सप्लाई. तो फंडा क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का? मोटे मोटे तौर पे देयर आर मल्टीपल मोर रीजंस, बट अभी बेसिक्स. मोटे मोटे तौर पे किसी भी इकोनॉमी की फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इन कारणों से होती है, और किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन कारणों से आती है. अब इंडिया का रेट कम ज़्यादा का क्या सीन है? अगर इंडिया की चीज़ों का एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट्स बहुत है इंडिया में, एक्सपोर्ट कम हो गए, दैट्स वन रीज़न. टूरिज्म इंडिया में आना बंद हो गया, क्यों? टेररिज्म, मान लो टेररिज्म का पंगा है, कोविड में तो पंगा है ही, टेररिज्म हो गया, कश्मीर नहीं जाते लोग, या कह दिया विमेन के लिए सेफ नहीं है, टूरिज्म रुक गया इंडिया में आना. सोचते जाओ. ओके, या फिर रेमिटेंसेज रुक गई किसी ना किसी कारण से, या इंडिया कोई आके काम नहीं करना चाहता, इंडिया में नोबडी वांट्स टू कम एंड स्टे, और लोन का फंडा नहीं है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में भी इशू है. इन सब कारणों से इंडिया की करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई हो सकता है बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो इस वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर सकती है, कम हो जाती है. तो ये एक गेम है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट्स सेटल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. तभी कहते हैं कि यार इकोनॉमी में काम नहीं बढ़ रहा, GDP लो रहा है, एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ रहा है. क्यों? अगर GDP लो हो गया मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो ऑब्वियसली तुम्हारी फॉरेन एक्सचेंज पे उसका फर्क पड़ेगा. एम आई क्लियर? तो तुम समझ रहे हो ना, अगर BOP स्टेटस में तुम्हें करंट अकाउंट डेफिसिट दिख रहा है, विच मीन्स योर इंपोर्ट्स आर मोर देन योर एक्सपोर्ट्स, योर करेंसी इज गोइंग टू टेक अ फॉल, टेक अ हिट. वाई? बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स तुम ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम फॉरेन करेंसी को डिमांड कर रहे हो, कोई तुम्हारी करेंसी को डिमांड नहीं कर रहा. आई होप दिस इज क्लियर. आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, थिंक ओवर इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का प्रोसेस एक्चुअली में कैसा होता है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.